चाइना का ग्राफिक कार्ड जब बनेगा तो एनवीडिया जितना तेज तो नहीं चलेगा। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर को एज इनकम सोर्स ही खत्म करना चाह रहे हैं दुनिया से। हम सेफली ये कह सकते हैं कि चाइना ने अब लीड करना शुरू कर दी। तो मतलब इस टाइम गूगल का सबसे बड़ा कंपेटिटर शायद आहिस्ता आहिस्ता चैट जीपीटी बनता जा रहा है। बड़े आपके माशाल्लाह सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनके साथ कहीं गपशप लग रही तो उन्होंने बड़े आराम से कहा, सानू तो हाले समझ ही नहीं आई कि एआई हैगी कि अस्सलाम वालेकुम, सस्ते अफलातून्स में आपका बहुत वार्म वेलकम। हम इतने अरसे कहाँ गायब रहे ये जान के आप क्या करेंगे, और आगे हम रेगुलर रैक पाएंगे या नहीं ये हम बताना नहीं चाहते। बुनियादी बात जो हम करते रहे अपने प्रीवियस एपिसोड्स में, जो कि आप देख चुके हैं या आप देख सकते हैं, वो ऑनलाइन मौजूद है। वो ये थी कि एआई आ गया है, आ रहा है, उसके आने से क्या कुछ होगा। हमारी बहुत सारी बातें ठीक साबित हो चुकी हैं। अगर हम नजम सेठी होते तो आपको क्लिप्स दिखा देते, लेकिन क्योंकि हम नहीं हैं तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, प्रीवियस एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। अब लेकिन बात यह है कि जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं तो अब आगे क्या है। एक तो जरीर बहुत ज़्यादा शुक्रिया आने का। दूसरा ये है कि हमने ज़ाहिर है हमने बुकला से बात शुरू की थी, डॉक्टर्स पे भी आए थे, इंजीनियर्स पे भी आए थे। तो इस वक्त तक मुझे पिछले 2-3 महीनों में जो सबसे ज़्यादा फ़ोन्स आए हैं ना जॉब ढूंढने के लिए दोस्तों के, वो आए हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स के। जो सबसे ज़्यादा डाउन साइजिंग हुई है वो इस पर्टिकुलर उसमें जो है ना फील्ड में ज़्यादा हुई है। तो और वो वजूहात बड़ी शायद ऑब्वियस हैं। मतलब जिस वक्त एआई आ रहा था तो लोगों का ख्याल ये था कि जो बिल्कुल निचली सतह की जॉब्स हैं वो पहले जाएंगी और ऊपर वाली बाद में जाएंगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल गलत अप्रोच या सोच इसलिए थी क्योंकि जिन्होंने प्रॉम्प्ट डालना था वो तो नीचे वाले थे ही नहीं, वो तो ऊपर वाले थे। बहरहाल सबसे ज़्यादा आपको भी ये फील हुआ है या ये मेरे एनेक्डोटल मामला है कि मुझे लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स सबसे पहले इसकी जद में आए हैं? अच्छा, इसमें हाँ हो सकता है। मतलब मेरे ज़ाती दोस्तों के सर्कल में चूँकि ग्राफिक डिज़ाइनर हैं ही कम, तो मेरे पास ये एनेक्डोटल एविडेंस तो नहीं है, लेकिन उसकी सेंस थोड़ी सी बनती है रिसेंट कुछ चेंजेस की वजह से, जिसके अंदर वो जीपीटी वालों ने 4o में एक ख़ास टाइप के मॉडल्स थे पहले, उनके अंदर टेक्स्ट को समझने की सलाहियत समझने कम थी। यानी आप ना बड़ा लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट बनाते थे, बट उसमें एक स्किल ही समझा जाता था कि कुछ जनरेट हो जाए तो हो जाए, बट उसे डायरेक्शन दे के ये कहना कि ये आँख के ऊपर से ये चश्मे हटा दो, ये घड़ी जो है ये बदल के स्मार्ट वॉच कर दो या ये कर दो, तो इतनी वो डिटेल में आपकी इंस्ट्रक्शन को ना समझता था और वो फिर चीज़ बदल जाती थी। हम सब ने मिड जर्नी और इस तरह के जो भी लीडिंग उस टाइम, इसको स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल्स कहते थे, तो ये मॉडल्स यूज़ किए थे, उनके ऊपर तो हमें ये प्रॉब्लम आती रही। तो उस वजह से वो एक था कि हाँ आइडियाज़ थोड़े थोड़े जनरेट होना शुरू हो गए थे, लोग यूज़ भी करते थे कोई आइडिया लेने के लिए कि कैरेक्टर कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से कुछ दे देता था। तो इट वॉज समवेयर इन बिटवीन, आपने कुछ चाहा, उसने कुछ समझा और दरमियान में कोई चीज़ बन के आ गई। अब वहाँ से बात बढ़ गई है। जब 4o इन्होंने रिलीज़ किया ओपन एआई ने रिसेंटली, तो उसके अंदर ये हुआ है कि वो मॉडल फंडामेंटली उन्होंने चेंज कर दिया। अब वो बेसिक स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल नहीं है, वो ट्रांसफार्मर मॉडल है जो उसी तरह शायद समझता है जिस विजुअल इंस्ट्रक्शन को जिस तरह वो टेक्सचुअल को समझता था। टेक्सचुअल में तो हम ऑलरेडी, टेक्स्ट में तो हम बड़ी बातें कर सारी दुनिया इस्तेमाल करें ना। अभी अपनी ईमेल्स लिखवा रहे हैं, आप काम करवा रहे हैं, लोगों ने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर छोड़ी हैं इसके ऊपर, सेल्स कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है इसके ऊपर, प्रोग्रामिंग हो रही है मतलब अच्छी खासी प्रोग्रामिंग हो रही है जो टेक्स्ट मॉडल्स पे हो रही थी। तो आप समझें कि वो टेक्नोलॉजी ना वो पिछले से मूव करके इस वाली टेक्नोलॉजी पे इमेज जनरेशन भी आ गई। जैसे ही आई तो अब आप स्पेसिफिक हो सकते हैं रिलेटिवली। अगेन रिलेटिवली मैंने बीच में डाल दिया, बट उसमें मैं बाद में आऊँगा। बट हाँ, अब आपने लेट से आप एक क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, या आप नहीं, आपका सीईओ जो है वो आपकी जगह खुद लिखता है कि यार मुझे ना इस तरह की एक सिचुएशन में एक चीज़ ऐड बनाना चाह रहा हूँ, उसमें मेरी ब्रांड ये करती है, ये उसका इमेज है मेरी ब्रांड की प्रोडक्ट का, ये हमारी लास्ट थी वगैरह वगैरह। आपसे 2-4 रेफरेंस पॉइंट्स देते हैं, फिर आप कहते हैं मुझे कुछ नया जिद्दत के साथ दिखाओ जो लेट से जैपनीज आर्ट स्टाइल में हो। एट द सेम टाइम उसमें ना याद रखना कि पीछे हमारा जो ऑफिस की तस्वीर है वो ऐसे ही अब ये आप बड़े स्पेसिफिक हो रहे हैं।
और ये एक खास हद तक स्पेसिफिक 4O कर देता है आपको। आपको जब नज़र आता है फिर आप कहते हैं ये सामने से ना जो दरख्त दिखाया है ये दरख्त थोड़ा सा राइट पे कर दो, तो वो बाकी सारे इमेज को सही रखते हुए अगला इमेज जब जनरेट करेगा दरख्त थोड़ा सा राइट पे होगा। सो अब ये एक मैसिव फ़र्क है जहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आई थी एकदम, क्योंकि आपके पास बेसिकली आपने कुछ बनाने को कहा, उसने कुछ और बना दिया, बट आपको एक आधा पॉइंट समझ आया तो आप वापस अपने ग्राफिक डिज़ाइनर को कहते थे कि यार इसने एक कैरेक्टर अच्छा बनाया है लेकिन इसको ना ज़रा हमारी ब्रांड के हिसाब से ज़रा ठीक कर लो, तो उसकी नौकरी वहीं थी। सिर्फ आइडियाज़ बढ़ गए थे। अब आइडियाज़ की बजाय ब्रेनस्टॉर्मिंग ही वहाँ हो रही है। अब हाँ उसमें अभी भी काम है, जिस वजह से मैंने पहले कहा रिलेटिवली कि पिक्सल परफेक्ट अगर आपने करना है ना तो वो नहीं होगा उसमें। अभी भी आपको लोग चाहिए जो, लेकिन अब आप वाली बात है कि वो ऊपर की बजाय नीचे वाला बंदा भी शायद वो काम कर देगा आपको। एक्चुअली जो बंदा लेबर करता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वहाँ तक बात नहीं पहुँची जहाँ पे वो पिक्सल परफेक्ट भी कर दे कि यार इसको 2 पिक्सल्स राइट पे करो, इसके ऊपर शेड ये वाला कर दो, ये वाली चीज़ें अभी वो शायद उतनी प्रिसीजन से नहीं करता। हाँ, और दूसरा मैंने खुद ही इसमें एक्सपीरियंस किया है कि वो जो स्टीरियो टाइपिंग हुई हुई है ना उससे अभी तक ये नहीं निकल सका कि मतलब जब मैं ये कहता हूँ कि एक इमेज प्रोड्यूस करो जिसमें पाकिस्तानी मैच देख रहे हैं, हाँ। तो वो पाकिस्तानियों के जो इमेजेस होते हैं वो पाकिस्तानी हम उस तरह के नहीं हैं। ट्रू। वो एक खास किस्म की जो स्टीरियो टाइपिंग है कि हर कोई दाढ़ी वाला है, उसने टोपी पहनी हुई है, वो उस तरह के बनाता है। वो उसकी खैर 2 रीजंस है, और वो स्टीरियो टाइपिंग अभी बहुत टाइम में ठीक होगी, उसका ताल्लुक मॉडल से कम और डेटा से ज़्यादा है। बट वो आपकी बात सही है, स्टीरियो टाइपिंग लेट से अगर आप उसे भी कह देना कि एक अरेबिक खातून बॉस दिखाओ तो वो उसको लाजमी वो पहना देगा। वो ये नहीं पूछेगा कि भाई क्या वो अमेरिका में काम करती है, अमेरिका में काम करती, क्या वो स्कार्फ लेती भी है या नहीं लेती, तो वो बस बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम करेगा कि वो स्कार्फ लेती है। क्योंकि ये तो एक फंडामेंटल है ना कि देखें आखिर में वो एक स्टेटिस्टिकल मॉडल है, उसका काम है जो डेटा उसने ज़्यादा देखा है उस डेटा को उसने रिप्रेजेंट कर देना। हमारे केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा डेटा ही बहुत कम है, तो हमारे कैरिकेचर्स या हमारे केस में वो एक जिसे कहते हैं ना कि आप समझें कि एक बहुत बड़ी स्पेस है, एन डायमेंशनल स्पेस है, उसमें डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस उसकी पड़ी हुई है मैथमेटिकली, गोरों की सारी नुआंसेस पड़ी हुई हैं, टेक्सास का कौन है, फ्लां का कौन है, इनके क्या फीचर्स होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, इनके एक्सेंट्स कैसे हैं, उनकी टेक्स्ट कैसा है वगैरह। हमारे केस में ना सारे इकट्ठे करके पड़े हुए हैं एक ही जगह पे, और बल्कि हमारे पास सफिशिएंट डेटा ही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि जब आप कोई डिफ्रेंसिएशन मांगते हैं या आप वैरायटी मांगते हैं किसी भी किस्म की, जहाँ पे आप बताते हैं कि यार मुझे ना ज़रा लंबे वाले और थोड़े से नॉर्दर्न पंजाबीज़ टाइप शक्ल चाहिए, नहीं मुझे थोड़े से बलोच चाहिए शक्ल में, तो वहाँ पे ना उसके पास इतनी डिफ्रेंसिएशन नहीं है। अब वो उससे नेबरिंग जो आइडियाज़ मिलते हैं उसको, पंजाबी में हो सकता है वो सिख पंजाबी बीच में ले आए, वो वाला डेटा आ जाए, हो सकता है इंडिया से बहुत सारा डेटा आ रहा हो, बलोच की साइड में हो सकता है कि वो ईरान या अरब से डेटा आना शुरू हो जाए। तो ये होता भी है, इवन लैंग्वेज में भी होता है। जब आप उर्दू में लिखते हैं ना तो उसकी बड़ी आपको एक उसके अंदर वो नज़र आती है ओवरलैपिंग बिटवीन अरेबिक एंड हिंदी, इवन उर्दू के लिए भी, क्योंकि उर्दू का डेटा सफिशिएंट नहीं है। सो ये एक एस्पेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे पास ना बहुत इंटरलिंक्ड सवाल आते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि एक ही लंबा सा कर दूं या तोड़ तोड़ के करूं, और तोड़ तोड़ तो करूं तो कहाँ से स्टार्ट करूं। एक तो चैट जीपीटी मॉडल था, हमने इस पर बहुत बात की पिछले एपिसोड्स में। अच्छा, ये हिट हो गया। उसके बाद हमने सुना कि जी वो गूगल अपना ला रहा है, मेटा अपना ला रहा है, पता नहीं कौन कौन ला रहा है, और उसके लिए पता नहीं वो समुद्रों के अंदर कूलिंग प्लांट्स लगा रहे हैं और उसके अंदर एटॉमिक पावर प्लांट्स लग रहे हैं, मतलब एक कमाल किस्म की। अच्छा, और फिर हुआ ये कि एक डीप सीक नामी चाइनीज़ कोई छोटा सा मॉडल आया, जो कि अगेन मतलब जिसको मैंने जब यूज़ किया है तो कोई बहुत परफेक्ट, वो मैं तो सिर्फ यूज़ करता हूँ लैंग्वेज अंग्रेज़ी ठीक करने के लिए, वो उसमें उतना भी अच्छा नहीं है जितना क्या कहते हैं चैट जीपीटी है। लेकिन उसके बाद हमने देखा गूगल का स्टॉक बढ़ गया, मेटा का स्टॉक बढ़ गया। ये क्या हो रहा है? ये छोटा सा सवाल नहीं, बहुत लंबा सा सवाल है। इसके अंदर देखें, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा नुआंस है, मैं उसको किस तरह सिंप्लीफाई करें। बल्कि आपको याद होगा मैंने आपको मैसेज भी किया था कि एनवीडिया शॉर्ट करना है तो आप कर लें। और आपने, मेरे पास जराए नहीं थे, मतलब मैं जरूर कर रहा था। आपका मैसेज बड़ा टाइमली आया था कि
एनविडिया शॉर्ट कर लो। हाँ। लेकिन ज़ाहिर है मेरी एक्सेस नहीं थी यूएस हाँ। मार्केट में। मेरी भी नहीं थी, तो मैं खुद भी कुछ नहीं कर सका, मैं सिर्फ दोस्तों को बता सका। तो वो ये था कि जब डीप सीक पहले V3 आया था। V3 इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल, बेसिकली उसकी अभी ना फाइन ट्यूनिंग आप समझ लें इंस्ट्रक्शन में उतनी ज़्यादा नहीं थी। R1 उसके ऊपर एक फर्दर फाइन ट्यूनिंग थी या फर्दर ट्रेनिंग थी जो अगला इसका मॉडल था। तो V3 तक बेस मॉडल बन गया हुआ था, R1 में उसकी उन्होंने रीजनिंग ऐड की थी। तो V3 पे ही लोगों के कान थोड़े खड़े हुए थे, बट वो पॉपुलराइज नहीं हो सका क्योंकि उसकी अभी यूजेज शायद उतनी सिंप्लीफाइड नहीं थी। R1 के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट बात थी, जब वो एकदम पॉपुलराइज हुआ क्योंकि उन्होंने एक तो फ्री कर दिया, जिसने यूज़ करना है करे। उनका कैप भी कोई ख़ास नहीं है। अगर आप उससे कभी रीजनिंग करवाएं ना लैंग्वेज के अलावा, मसलन मेरा काम में बहुत आती है कि मैं उसे पूरा प्रोडक्ट का आइडिया दे देता हूँ कि मुझे ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको ज़रा पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स लिखो डिटेल में और सारे गैप्स भी फिल करो फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो शुरू हो जाता है, वो पेजेस के पेजेस लिख छोड़ता है। यानी जो उसकी, वो आपको पता चलता है कि उसको जिस तरह कॉस्ट का उनको इशू ही नहीं है उसकी इन्फ्रेंस करते हुए। इन्फ्रेंस हम कहते हैं कि जब हम ट्रेनिंग होती है, जब आप मॉडल को डेटा दे दे के उसको ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसकी ट्रेनिंग के भी मल्टीपल स्टेजेस हैं, लेकिन हम उसकी डिटेल में भी नहीं जाते। लेकिन एक स्टेज है जिसमें हम उसको इंसान के साथ इंटरेक्ट करना सिखाते हैं। एक ट्रेनिंग है जिसमें वो एक्चुअली बिल्कुल आप समझे बिफरा हुआ मॉडल होता है, उसको नहीं अभी पता होता कि इंसान से कैसे बात करनी। फिर हम उसे इंसान से वो करना सिखाते हैं। उसको इंस्ट्रक्ट मॉडल शुरू में कहा जाता था, अब उसकी आगे फर्दर बहुत सारी वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद फिर एक रीजनिंग मॉडल वाली चीज़ आई कि बिफोर इट टेल्स यू व्हाट इज़ द आंसर, वो अपने आप के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करके देखे। ये जो पार्ट ट्रेनिंग के बाद आता है, जहां आप कुछ लिख के एंटर करते हैं ना, उसको हम इन्फ्रेंस कहते हैं। या आप बहुत दफ़ा सुनेंगे कि इन्फ्रेंस की कॉस्ट ये आ गई, ये असल उसमें सारे काट रहा हूँ, वो भी आ रहा है कि जी ये जो आप प्लीज या थैंक यू लिखते हैं, उसकी वजह से कंप्यूटिंग कॉस्ट इतने $1 मिलियन हो गई है, आप ये प्लीज और थैंक यू लिखना बंद करें। अच्छा, वो था उसने शुगल में सैम अल्टमैन ने किया था। डेफिनेटली उन 2 टोकन्स की कॉस्ट पड़ती होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो मिलियंस में वो चंद डॉलर ही होगी अभी भी, सारे थैंक यूज़ मिला के भी। अगर 2 बिलियन थैंक यूज़ आप इकट्ठे भी कर लें जो आज तक लोगों ने किए हैं। लेकिन यस, वो इन्फ्रेंस ही है। इन्फ्रेंस की कॉस्ट, अब ट्रेनिंग की कॉस्ट प्लस इन्फ्रेंस की कॉस्ट, एक पूरी ना हाइप, जिस तरह अमेरिका की टेक मार्केट का एक पुराना टेक मार्केट क्या उनके कल्चर का एक है कि दे हाइप एवरीथिंग दे बिल्ड। वो जब VR पहली दफ़ा आया था तो क्रेजी उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी थी, हर दूसरा बंदा VR पे काम करना शुरू हो गया था, वर्चुअल वर्ल्ड्स आना शुरू हो गई थी। फिर उन्होंने ब्लॉकचेन ला दिया, फिर ब्लॉकचेन के अंदर NFTs ला दी, अवाम पागल होगी उसमें। और आपको पता है वही NFTs जो मिलियंस की या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स की मिलकी थी, वो $0 पे भी आई हैं। तो वो वाली हाइप की चीज़ AI पे भी हुई है उसी तरह। मतलब उनका जी हमने क्रेजी मॉडल्स बनाना शुरू कर दिए हैं, ट्रिलियंस खबिलियंस जिस तरह आप कहते होते हैं, कि हमने इतने पैरामीटर्स डाल दिए हैं इस पे, हमें जो है ना दुनिया के सबसे बड़े पावर प्लांट्स चाहिए। हमें सैम अल्टमैन ने एक टाइम पे कहा मुझे $1 ट्रिलियन चाहिए इन्वेस्टमेंट में, नॉट एज के रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी और वो सारा कुछ, मुझे ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट में चाहिए जो मैं बनाना चाहता हूँ। ये ना एक पूरी हाइप साइकिल है इस चीज़ का कि आप किस तरह अपने। चाइना ने ना एकदम जैसे कहते हैं ना उसमें से यूं करके, वो जिस वजह से मैंने आपसे कहा था कि उसकी वजह से एनवीडिया चढ़ रहा था, क्योंकि एक ही कंपनी है जिसके ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल हो रहे थे अभी तक। उसकी भी हम रीज़न में बाद में चले जाएंगे। मेरे ख्याल इस पर हम एक टेक्निकल के ऊपर ना एक अलहदा से कर लेंगे, जिसमें हम पहले से डिस्क्लेमर दे देंगे कि अब हम थोड़े टेक्निकल होने लगे। वो इसी हफ्ते करेंगे हम इंशाल्लाह। तो एनवीडिया का स्टॉक भी क्रेजी ऊपर गया, आपको पता है, इसी वजह से कि वो जी चूँकि उन्होंने ट्रेन करने के लिए बिलियंस अगर इकट्ठे कर लिए, उन्होंने ट्रेन करने इतने ह्यूमंगस मॉडल्स, तो उसके लिए और कार्ड्स चाहिए होंगे। उनके अलावा किसी ने भी फाइन ट्यून करना है, उसको भी कार्ड चाहिए। तो कार्ड ही नहीं मिलता आपको, आप कार्ड खरीदने जाएं तो नहीं मिल रहा था। तो एनवीडिया फुल गुड्डी उनकी जो है चढ़ी हुई थी। चाइना में डीप सीक फंडामेंटली जिस ऑर्गेनाइजेशन से है, वो आई थिंक एक हेज फंड है। वो एक्चुअली टेक कंपनी भी नहीं थी फंडामेंटली, वो AI बेस्ड हेज फंड। हाँ, आप कह सकते हैं टेक कंपनी है, बट वो ट्रेडिंग AI बेस्ड करते थे। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग के लिए एक पूरा क्लस्टर बना के पहले से रखा हुआ था। बंदे उनके पास लाइक थे जनरली, यानी आप समझ लें कि उन्होंने जो मैथमेटिशियंस इकट्ठे किए हुए थे ना, PhDs, और उनका ऑलरेडी अगर आप जाके देखेंगे तो उसकी पेरेंट कंपनी का मुझे नाम भूल गया है, मतलब उनका बिजनेस और वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ग्रोथ दिखाई थी अपने ट्रेडिंग के अंदर ही।
उनका ये साइड प्रोजेक्ट था कि क्लस्टर भी पड़ा हुआ है, बंदों को शौक भी है, तो ये उनका साइड प्रोजेक्ट था कि साथ साथ हम अपना एक मॉडल ट्रेन करना शुरू करते हैं। उस मॉडल की ट्रेनिंग में अगेन तो उन्होंने इवेंचुअली ये साबित किया कि अगर एक ट्रेन साइकिल लिया जाए, अगेन इसमें थोड़ी सी ना वो एक थोड़ी सी मैं नुआंस में जाऊँगा, ज़्यादा पे नहीं जाऊँगा, वो ये है कि लोग समझते हैं कि अच्छा नहीं उन्होंने 5 मिलियन में बनाया पूरा, 5 मिलियन नहीं, उन्होंने डेटा इकट्ठा करने में पता नहीं कितना पैसा उनका लगा होगा, मिलियंस लग गए होंगे, उन्होंने 50 दफ़ा शायद ट्रेन किया होगा, जिसके बाद वो इस वर्जन पे आए थे। V3 वैसे ही नाम आपको पता चलता है कि 3rd था उनका ये मॉडल उस सेंस में, और आपको वो मिल भी जाता है, उन्होंने पिछले भी रिलीज़ किए, वो बड़े दूर थे इनके US के मॉडल से, बट इस तक वो ले आए उसको उस क्वालिटी के बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना 5% की प्लस माइनस के अंदर वो ले आए। तो अब इन्होंने ये, और उन्होंने आई डोंट थिंक उन्होंने कहीं पे भी, ये अमेरिका ने बहुत इसके ऊपर वो कोशिश की है, और उसकी भी रीजंस पे हम जा सकते हैं कि उसको डीलेजिटिमाइज करने की। उन्होंने कहा जी 5 मिलियन टोटल कॉस्ट आई है, अगर हम रिटेल की कॉस्ट देखें। उन्होंने साफ बताया कि हमारे पास तो पड़े हुए हैं, तो हमारी कॉस्ट वो नहीं है, लेकिन अगर लेट से आप रेंट करते हैं ये वाले कार्ड्स मार्केट में, इतने अगर आप रेंट करें इकट्ठे तो इतना पर आवर डॉलर्स आपको पर कार्ड पड़ता है, इतने हमें कार्ड चाहिए थे, इतने दिन की ट्रेनिंग थी, तो ये टोटल कुल मिला के 5 मिलियन में ये ट्रेन हो गया, जो O1 वगैरह के इक्वल मॉडल निकाल दिया। अब आप देखें दूसरी साइड पे ओपन एआई वगैरह ने बिलियंस की बातें की हुई हैं कि हमें इतने चाहिए टू ट्रेन, हमारी हर ट्रेनिंग महंगी, हमारी इन्फ्रेंस में हमारे पैसा नहीं बचता। और इधर किसी ने कहा कि ये तो मतलब ऐसे नहीं है, तो वो फंडामेंटल, जिसे कहते हैं ना, हमने फंडामेंटली ब्रीच कर दिया नैरेटिव एक चीज़ का। तो वहाँ से अगर आप गौर करें उस टाइम पे तो बड़ी कैंपेन चली थी, एंथ्रोपिक के सीईओ ने लेटर लिखा कि जी इनके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। वो तो उस पर आ गए थे कि बस जी बंद करें, इनके ऊपर प्रॉपर वो टैरिफ्स लगाएं, और वहाँ से बात स्टार्ट हुई थी। नॉट जस्ट टैरिफ्स के, वो बोला आया था कि जी क्या लफ्ज़ होता है, आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज़, कि जी ये चाइना को हमें बिल्कुल भी कोई चिप नहीं देनी चाहिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इनका रिएक्शन इतना स्ट्रांगली नेगेटिव आया था, जो अदरवाइज इतने फ्री मार्केट और उस चीज़ फ्री कंपटीशन के आपको आदी लगते हैं, जो यूरोप को जाके कह रहे हैं कि हमारे ऊपर, सो ओपन एआई के बिहाफ पे जेडी वैंस ने जाके यूरोप में कहा है कि जी आप हमारी एआई पे रेगुलेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि बिजनेस हर्ट होता है उससे, लेकिन चाइना का बिजनेस हम नहीं आने देंगे, और चाइना को हम कुछ नहीं करें। उसमें रीज़न यही थी, वो फंडामेंटल थ्रेटन हो गया। आपकी 7 टॉप कंपनीज हैं, एप्पल को चलो थोड़ा सा निकाल दें क्योंकि अभी तक वो एआई में वो वैसे ही फेल कर गया हुआ है, एआई के मामले में वो एक अलहदा दास्तान है कि एप्पल ऐसे क्यों गया, लेकिन उसके अलावा बाकी सबके स्टॉक्स की तो वैल्यूएशन में फ़र्क ही उससे पड़ा। बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या हम ये सेफली कह सकते हैं कि अमेरिका क्योंकि सॉफ्टवेयर बिजनेस में था और चाइना हार्डवेयर बिजनेस में था, तो अब हम ये सेफली कह सकते हैं कि चाइना अब सॉफ्टवेयर बिजनेस में भी आ गया? हम सेफली ये कह सकते हैं कि चाइना ने अब लीड करना शुरू कर दिया, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इससे पहले हमारी क्या पूरी दुनिया का एक स्टीरियोटाइप था कि चाइना कॉपी करता है, कुछ बन जाता है तो चाइना उसे सस्ता कर देता है। एक तो उसमें ही बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई कॉपी करके सस्ता कर देता है और वो भी इतनी हाईटेक चीज़ें कर देता है, तो देयर इज़ सम वेरी मैसिव स्किल इन्वॉल्व। आप मेहदी हसन को कॉपी करके दिखा दें। हाँ दिखा देना, आपने अगर ग्राफिक आर्ट को कॉपी करना है और आप कर जाते हैं, बट ठीक है, इससे बड़ा स्किल ही कोई नहीं है कि आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पकड़ी और आपने कर दी। क्वांटम कंप्यूटिंग वो आप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या कटिंग एज वो है। तो पॉइंट ये है कि जो बहुत स्ट्रांगली फील हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि हर चीज़ की एक पीछे दूसरी मूव भी होती है, कि अदरवाइज चाइना डज नॉट ट्राई टू डू दैट, कि वो इट डजंट ट्राई टू शो कि वो आपसे आगे निकल गया। हालांकि वो ईवीज़ में यूएस यूरोप सबसे आगे बहुत देर का निकला हुआ है, नॉट इवन डिबेटेबल वाली चीज़, कि जो आपकी जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, वो उनकी बेस लाइन ही उन्होंने बहुत ऊपर कर दी है। जब BMW और मर्सिडीज उनके साथ जेवीज कर रहे हैं इस चीज़ पे कि आपका उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी बेस लाइन को वो यूज़ कर सकें अपनी, क्योंकि दे हैवंट इनोवेटेड इनफ टू कम्पीट विद चाइना ईवीज़ वगैरह में, सोलर में, वही जिस ग्रीन टेक्नोलॉजीज में तो वो आगे निकले हुए थे। यहाँ पे उन्होंने जिस दिन ये R1 करके फ्री किया था ना, उस दिन उन्होंने फंडामेंटली एक पब्लिक अनाउंसमेंट की थी कि यार अब बस आज से वी विल बी द वन लीडिंग। अब उनके R1 की बेस पे सेवरल अमेरिकन मॉडल्स आर बेस्ड ऑन देयर एल्गोरिथम्स और उनके पेपर के ऊपर,
ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसके ऊपर अपनी एक पूरी मॉडल की लाइनअप चेंज की है और वो R1 की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। R1 में तो उन्होंने हर चीज़ अपनी फंडामेंटली खोल दी थी। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे हैं चीज़ें। उन्होंने छोटे से छोटा अपना एल्गोरिदम जो है ना वो पब्लिक और ओपन सोर्स कर दिया था, मतलब विच मीन्स दे वर जस्ट लाइक सो कॉन्फिडेंट कि इसमें कोई दो नंबरी नहीं। दे जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि यू आल्सो अंडरस्टैंड कि इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। ये कोई क्लेम नहीं है कि हमने ऐसे ही क्लेम कर दिया, कोई गलत डेटा डाल के जो है खुद क्लेम कर दिया कि हमने इतनी, सारी दुनिया के सामने उन्होंने सब कुछ खोल के सामने रख दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये वाला जवाब आप अभी देना चाहेंगे या हम अगले एपिसोड के लिए रख लें, क्योंकि मेरे पास और भी सवाल हैं कि ये जो डीप सीक डेवलप हुआ वो जिन चिप्स के ऊपर हुआ, क्या वो अमेरिकन थी या वो भी इनकी नेटिव थी? नहीं, डीप सीक R1 तो अमेरिकन चिपसेट्स पे हुआ था। उसमें ज़्यादातर वो थी जो उन्होंने पाबंदी लगने से पहले प्रोक्योर की हुई थी और कुछ थी जो लोअर एंड वाली थी। ठीक है, इन्फ्रेंस पे उनका क्लेम है जो मैंने पढ़ा था एक रिपोर्ट में कि वो हुआवे की कुछ चिप्स के ऊपर उन्होंने इन्फ्रेंस की थी। और इन्फ्रेंस और उसमें ये फ़र्क भी ये आता है कि इन्फ्रेंस में ना एक स्केलेबिलिटी, ट्रेनिंग में एक स्केलेबिलिटी चाहिए होती है, आपको क्लस्टर में करना होता है, यानी एक ही मॉडल बहुत सारे प्रोसेसर्स पे उसके चंक्स ने चलना होता है। इन्फ्रेंस में भी वैसे ऐसे होता है, लेकिन अगेन इतनी मेरी भी उसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग में जिसे कहते हैं ना कि लिमिट्स हैं, कि जहाँ तक मुझे समझ आती है। बट फ़र्क ये है कि जो मैंने पढ़ा था और जो मैंने उनका क्लेम भी पढ़ा है कि दे ऑलरेडी हैव दैट इन प्रोडक्शन। सो ये है कि क्लस्टर बना के एक लार्ज मॉडल को ट्रेन करने के लिए, सो वो जो क्लस्टर में जो इंटीग्रेशन है ना बिटवीन डिफरेंट कार्ड्स, वो अभी इन्होंने अचीव नहीं की थी, जिस वजह से ये एनवीडिया पे रिलाई कर रहे थे। बट अब हवावे का क्लेम है कि 22-27 उन्होंने वो कर लेना है। दे ऑलरेडी हैव दैट इन उसमें। वैसे उन्होंने वेरी क्लोज टू ग्राफिक कार्ड्स कर लिए हैं। आप समझें कि इंडिविजुअली तो वो दे वर्क वेरी फाइन अगर आप वो कार्ड करें, लेकिन अब अगर आप कार्ड करें कि वो क्या 400 कट्ठे चल जाते हैं, तो देयर इज सम लिमिटेशन, जो टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है जो चाइना ओवरकम कर रहा है। और 227 उनका टारगेट है कि जिसके बाद दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनवीडिया। एनवीडिया पे डिपेंडेंस की दो रीजंस हैं। एक हार्डवेयर है असल में, लेकिन उससे बड़ी एक्चुअली डिपेंडेंस है वो उनका सॉफ्टवेयर है, उसे कूडा कहते हैं। ठीक है, कूडा जो है वो फंडामेंटल उनकी डिपेंडेंस है सारी दुनिया की, क्योंकि उन्होंने ना एक लेयर बिल्ड कर दी हुई है जिसके ऊपर हम सारे ना अपने अपनी ट्रेनिंग और अपनी चीज़ें बहुत आराम से वो कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। वो एक्चुअली अभी मैं बताता चलूँ कि ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसकी जो बाद में एडिटिंग होगी और वो एडिटिंग के वक्त जब वो एक्सपोर्ट होगा तो उसके अंदर भी मतलब जो हमारा ग्राफिक कार्ड यूज़ होगा वो ग्राफिक कार्ड कितने MB का है वो इतना मैटर नहीं करता, उसकी कूडा कितनी बड़ी या छोटी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रू, कूडा की सपोर्ट उसकी बेसिकली ना, तो वो कूडा की जो सपोर्ट है वो फंडामेंटली ये कर देती है कि आपको उसके ऊपर प्रोग्राम करना, वो एक लाइब्रेरी समझ लें आप उसको एक बीच में एक लेयर समझ लें, तो वो बहुत सारा कुछ आपके लिए कर देती है, जिसके अंदर आप लेट्स से कि लीनियर अलजेब्रा की जो रूटीन्स हैं वो आपको हर किसी को खुद जाके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो हार्डवेयर के साथ सिंक्ड, क्योंकि हार्डवेयर भी वो बना रहे हैं और अपना सॉफ्टवेयर भी वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो जितनी वो ऑप्टिमल बना सकते हैं ना उतनी वो बना के अपने ही उस लेयर में, लेकिन वो प्रोप्राइटरी है। सो AMD का ग्राफिक कार्ड पे कूडा नहीं चलता, ठीक है, किसी और ग्राफिक कार्ड पे कूडा नहीं चलता। सो ये एक सेपरेट प्रॉब्लम थी जिसको हम ये कहते हैं कि एनवीडिया कूडा का टैक्स लेता है, जो कॉस्ट लेता है उसमें एक्चुअली खाली हार्डवेयर की कॉस्ट नहीं है जिस वजह से वो इतना महंगा है। यहाँ पे मैं दोबारा आपकी बात काट रहा हूँ और वो इसीलिए काट रहा हूँ कि अब जिस तरह मैं तो गेम्स नहीं खेलता, लेकिन मेरा तो क्योंकि एडिटिंग सिस्टम है, तो वो आपका जो AMD के ग्राफिक कार्ड्स हैं वो गेम्स के लिए तो देर इक्वली गुड, यस, लेकिन जब मुझे एडिटिंग के लिए लगाना है तो मुझे एनवीडिया ही लगाना है क्योंकि मुझे कूडा चाहिए। एग्जैक्टली। और इवन गेम्स के अंदर भी अगर आपने हर गेम को उसके कटिंग एज पे खेलना है ना, तो आप एनवीडिया लेते हैं, क्योंकि एनवीडिया ने हमेशा सॉफ्टवेयर में भी अपनी लीड रखी है। उसकी रे ट्रेसिंग AMD की रे ट्रेसिंग से थोड़ी सी हमेशा आगे रही, थोड़ी सी वैसे काफ़ी आगे रही है इवन विद इन गेम्स। उसकी और एंटी एलियासिंग और बहुत सारी चीज़ें हमेशा आगे रही हैं। तो वो वही है, वो इनका एक असल वैल्यू उनकी असल सॉफ्टवेयर है, बहुत फंडामेंटल लेवल पर अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर। अच्छा, जो कूडा स्पेसिफिकली, सो कूडा एक बहुत ह्यूमंगस सॉफ्टवेयर है जिसमें वो बहुत सपोर्ट है, इसमें ग्राफिक्स भी आ जाते हैं और चीज़। लेकिन यहाँ पे जो केस है ना वो AI के सर्टन ट्रेनिंग से रिलेटेड बात है कि उसके ऊपर जो आप ये केरास और ये आप डिफरेंट जो यूज़ करते हैं, पाईटॉर्च और टॉर्च करते हैं, ये ना फ्रेमवर्क्स हैं जिनके ऊपर मॉडल्स बिल्ड किए जाते हैं, मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क्स हैं। वो एक तो ये है कि वो बाकी भी ऑलरेडी AMD, एप्पल,
इवन माइक्रोसॉफ्ट, इवन अमेजोन, इवन गूगल, अब ये सारे चिप्स बना रहे हैं अपनी अपनी, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ। तो एक तो इन्होंने सबने कूड़ा का तोड़ निकालना ही निकालना था कि यू नीड टू हैव एन अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म। और किसी हद तक एप्पल की M1 चिपसेट्स के ऊपर ना इन्फ्रेंस के लिए लोगों ने अल्टरनेट लेयर्स लिखना भी शुरू कर दी, सपोर्ट भी देना शुरू कर दी कि हमारा मॉडल M1 पे भी चल जाएगा। ट्रेनिंग तो नहीं, लेकिन चलाने के लिए, इन्फ्रेंस के लिए आप उस पर भी चला लेंगे। इन्होंने कूडा से बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन कर्नल्स जो है ना वो रिलीज कर दिए, डीप सीक की कंपनी ने। और अपेरेंटली दे आर ऑलरेडी इन द, ना सिर्फ वो बल्कि मतलब समझ लें कि चाइना के जैसे दे आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग वेरी ऑप्टिमाइज्ड रूटीन्स जो उनके कार्ड्स के लिए, सो इवेंचुअली दे विल गेट टू एन अल्टरनेटिव ऑफ कूडा वेरी वेरी सून। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम जो सवाल मैंने इनिशियली किया था वो तो ये था कि हार्डवेयर में तो चाइना है, सॉफ्टवेयर हाँ में सॉरी अमेरिका मैं है। भूल गया। अच्छा, अब बुनियादी बात ये है कि चाइना अगर सॉफ्टवेयर में आ रहा है तो वो सॉफ्टवेयर में आ तो नहीं रहा, वो तो रिलीज कर रहा है, वो तो कह रहा है आप भी कर लो, ये है। हाँ तो वो तो एक फंडामेंटली, जिस वजह से मैंने कहा ना कि चाइना ने पहली दफ़ा काइंड ऑफ हेजेमनी को चैलेंज किया था, वरना चाइना प्रेफर्ड टू नॉट, मतलब जैसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता था कि ठीक है लेट पीपल थिंक कि ये लीड टेक की और इनोवेशन की ये सारी यूएस से आती है और वी आर द वंस हु बिल्ड देयर ड्रीम्स टाइप ऑफ सिचुएशन ना। वो कह रहे हैं कि ये वाली गेम ना पूरी हो गई है। सो उन्होंने फाइनली ये करके, तो दूसरा तरीका कंपटीशन हटाने का, ये यूएस की हेजेमनी, मतलब इतना फंडामेंटल फर्क है ना दोनों मुल्कों के उस अप्रोच में कि दे जस्ट वांट टू कमोडिटाइज सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर के अंदर से आप प्रोप्राइटरी ना रख सके ना कमा सके, वो फ्री कर दें। और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए जो हार्डवेयर चाहिए वो सिर्फ चाइना बनाता है। तो किसके पास स्ट्रॉन्गर आई, फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर फोर्टिफिकेशन है अपने इकोसिस्टम की? चाइना के पास, क्योंकि हार्डवेयर तो नहीं आप उस तरह उठा के किसी भी दुनिया में बना सकते। सॉफ्टवेयर चाइना के पास। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की फॉर एग्जांपल, अब बहुत ही सिंपल ये देख लें कि उनकी किस तरह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, 50 to 60% इमिग्रेंट्स होते हैं हमेशा, ठीक है। गोरे, अगेन आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग, लेकिन गोरों के लिए बड़ा फेमसली है कि वो फाइनेंस में जाते हैं, वो मैनेजमेंट में जाते हैं, वो लॉ में जाते हैं, उनका काम है बिजनेसेस बनाना, ये चलाना, सेल्स करना। वो टेक लेबर में तो आते ही नहीं है मोस्टली। आप MIT, हार्वर्ड वगैरह जाएं, जो मेरा इत्तेफाक रहा है कि वहाँ पे आप वेंचर किसी स्टूडियो में जाएं जहाँ स्टार्टअप्स आते हैं, क्या मतलब मैं कहूँगा कि 25% गोरा नहीं होता उसमें। तो आपकी तो टोटल डिपेंडेंस है इनोवेशन की पूरी दुनिया पे। कंट्रास्ट है चाइना कि आपके यहाँ तो कोई नहीं मैथ्स पढ़ता, चाइना में हर दूसरा बच्चा पढ़ता है। चाइना के पास इतना बड़ा पूल है, हाईली स्किल्ड, हाईली कॉम्पिटेंट मैथमेटिशियंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग साइंटिस्ट, मतलब हर बंदा उनके पास ना ढेर के हिसाब से। वो मुझे तो ऐसी लगता है कि वो बस बंदे छोड़ देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ना उनके आगे कोई नहीं रह गई भी बंदिश इन चीज़ों को कंप्लीट करें। तो उनकी, मैं एक पॉलिसी पेपर पढ़ा था, उनकी सॉफ्टवेयर एसोसिएशन का था, तो उनके पॉलिसी पेपर में यही था कि हार्डवेयर में तो हम कर लेंगे, वो बहुत माइनर सा रह गया डिफरेंस। और अगेन इसमें मैं सिर्फ थोड़ी सा टेंजेंट पे बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि नहीं यार चाइना का ग्राफिक कार्ड जब बनेगा तो एनवीडिया जितना तेज़ तो नहीं चलेगा। तो सर ट्रेनिंग के अंदर ना ये मीनिंगलेस है बात। मैंने ट्रेनिंग करनी है, मैं 25 दिन की जगह 35 दिन में कर लूँगा, वो तो वन टाइम है ना ट्रेनिंग। थोड़े से स्लो हो जाएंगे, मैं 500 और लगा दूंगा अगर मैं चाइना, और मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं कोई पड़ती। तो जहां आप गिन गिन के लगाते हैं ग्राफिक कार्ड, मैं कहता हूँ 200 और डाल दो, 600 और डाल दो। तो ये वाली चीज़ें ना उस तरह देखने वाली है कि वो जो स्केल है ना वो बहुत डिफरेंट डायमेंशन से इम्पैक्ट करता है। तो चाइना को उसमें कोई वो नहीं है, बल्कि वो बहुत ईजीली उस स्केल वहां तक जा सकते हैं जहां अमेरिका ना कोप कर सके उसके साथ। सो कमिंग बैक, इन्होंने उस पर एक हार्डवेयर वाले में तो दे नो। और चाइना का एक मेन मसला भी ये रहा है कि चाइना में फंडामेंटली बनी है हार्डवेयर कंपनीज जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं एज अ सेकेंडरी एस्पेक्ट। यानी आप फंडामेंटली हुआवे एक फ़ोन कंपनी है, या फ़ोन कंपनी में नहीं है, बेसिकली एक हार्डवेयर कंपनी है जो बहुत हार्डवेयर बनाती है, एक्सचेंजेस, घर की अप्लायंसेज, ये वो। अच्छा, फिर जो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए तो फिर वो सॉफ्टवेयर बनाती है उसको चलाने के लिए। तो एक तो उनके बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिसी पेपर था, ये 2024 के एंड का ही था, और उनकी सॉफ्टवेयर एसोसिएशन ने लिखा। उन्होंने कहा था एक तो हमें जनरलाइज करने की ज़रूरत है,
हमारी हर कंपनी दोबारा से सॉफ्टवेयर क्रिएट्स करती है, विच डज़ नॉट मेक सेंस। अब हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज अलहदा होनी चाहिए जो हैं अब कुछ, लेकिन यूएस की तरह नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट नहीं है अभी उनकी इतनी बड़ी, ठीक है, उनकी उतनी बड़ी IBM या वो नहीं है कि जो फंडामेंटली अब सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचेंगे और हार्डवेयर की कंपनीज अलहदा होंगी। तो एक तो वो ये चाह रहे हैं करना, दूसरा उन्होंने फिगर आउट किया कि उनकी कोर सॉफ्टवेयर में वीकनेस है। बाय कोर सॉफ्टवेयर इट मीन्स OS। चाइना इज स्टिल लार्जली डिपेंडेंट ऑन एप्पल और मैक OS और विंडोज़। लिनक्स पे भी है, लेकिन लिनक्स अगेन देखें उसकी एक हमेशा से एक लिमिट रही है कि हाउ मेनी नॉन टेक पीपल कैन यूज़ इट ना। तो वो बड़ा रैपिडली, और इसके अलावा डेटाबेसेस जो तो ओपन सोर्स है दैट इज़ फाइन, लेकिन जो प्रोप्राइटरी है, जिस तरह आपके ERP सिस्टम्स हैं, तो ज़्यादातर ERP सिस्टम्स जो हैं आपके ऑरेकल बेस्ड या कोई भी आप उठा लेते हैं तो वो प्रोप्राइटरी हैं। तो वो उनकी गवर्नमेंट यानी उनकी एंटरप्राइजेस की भी डिपेंडेंसी है इन कोर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। तो नाउ दे आर एक्टिवली बिल्डिंग अल्टरनेटिव्स टू इट। ERP सिस्टम्स के, आपके जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए जो इस टाइम इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, और बड़े सिंपल से स्टैंडर्ड्स हैं कि जी ज़ीरो है सारी अकाउंटिंग के लिए वो यूज़ होता है, वो न्यूजीलैंड का सॉफ्टवेयर है, वो फ्ला कोई और माइक्रोसॉफ्ट का डायनामिक्स है वो यूज़ होता है, फिर OS यूज़ होते हैं। सो OS बनाना शुरू कर दिए, अलीबाबा ने अपना बना रहे हैं, हुआवे अपना बना रहा है, हारमनी के नाम से है, अगला वो डेस्कटॉप मशीन्स लैपटॉप्स के लिए ले आएंगे। तो वो ला के जो अभी तक उनकी अप्रोच लग रही है ना इस मामले में, वो यही लग रही है कि वो ये सब कुछ एक तो अब थोड़ा सा स्ट्रेटिजिकली इसको टैकल करना चाह रहे हैं कि पहले तो वो ऑर्गेनिकली बना रहे थे, अब वो चाह रहे हैं कि वो अपनी बस सारी डिपेंडेंसी इस पे से ख़त्म कर दें, US के टेक इंडस्ट्री के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी ना हो। कोलैबोरेट करना वो एक सेपरेट बात है, बट आप फंडामेंटली अपने ओन पे सब कुछ चला सकते। फिर मुझे यही लगता है, अगेन दिस इज़ अ पर्सनल ओपिनियन जो कि और भी कुछ लोगों की मैंने पढ़ी भी है, कि वो फिर सॉफ्टवेयर को कमोडिटाइज करना चाहते हैं। वो कहते हैं इसकी कॉस्ट ही ख़त्म कर दो इसमें से। तो फंडामेंटली क्या आप सिलिकॉन वैली को मीनिंगलेस कर दें। बिल्कुल ठीक है। ये उसी तरह है कि जिस तरह वो मतलब आई डोंट सॉरी मैं टेक्निकल उस तरह से बंदा नहीं हूँ और मुझे याददाश्त भी वैसी नहीं है, कि जिस तरह चाइना का एक ब्रांड है रेडमी, तो वो इट्स अ फैन ब्रांड, तो वो ये कहते हैं कि हम 5% से ज़्यादा नहीं कमाएंगे हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से, वन ऑफ द टू, तो हमारी इनकम का सोर्स दूसरा है। तो ये इसी तरह से ये बेसिकली सॉफ्टवेयर को एज इनकम सोर्स ही खत्म करना चाह रहे हैं दुनिया से। देखिए आप AI फ्री कर दें और उसके बाद चाइना लीडिंग बन जाए, एनवीडिया को पीछे छोड़ दे ग्राफिक कार्ड्स में। देखें हमारे केस में हमारे जैसे मुल्क ने एनवीडिया तो कभी भी नहीं अफोर्ड कर सकना। एक एक कार्ड $15,000 का है, मतलब एक छोटा सा क्लस्टर बनाना ना मिलियंस में चला जाता है। तो आपकी हुकूमत तो किसी ग्रांट लेने चली जाएगी कि भाई इसे हमने एक छोटा सा क्लस्टर बनाना है अपनी गवर्नेंस चलाने के लिए सिर्फ। तो अब आपको चाइना से जब आएगा तो बाकी सारी दुनिया का स्वाय ये जो आप वेस्ट और यूरोप को बेसिकली अमेरिका यूरोप को निकाल दें, तो बाकी सारी दुनिया की AI की चिप्स चाइना से ही निकलनी है इवेंचुअली। ये बड़ा अच्छी आपने बीच में पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है। इस सवाल पे मैं इसके बाद आता हूँ, एक पीछे सवाल रह गया जिसका आपने जवाब नहीं दिया, और अगेन मतलब ये जो है वो कोई टेवा ही होगा, मतलब क्योंकि फ्यूचर का इल्म तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जिस तरह शुरू में तो आपको पता है यूरोप पे भी लग रहा था टैरिफ, सब पे लग रहा था, फिर वो अब फिलहाल बंद हो गया, अब फिलहाल वो कह रहे हैं कि सिर्फ चाइना पे टैरिफ है। तो अब और साथ में ये भी सारी बातचीत हो रही थी कि अगर मतलब टैरिफ लग जाता है चाइना पूरी दुनिया के ऊपर, तो मतलब या पूरी दुनिया को छोड़े, अभी भी जब टैरिफ लगेगा चाइना के ऊपर तो फिर चाइना अपनी चीज़ें यूरोप भेजेगा, फिर यूरोप को एक अलग इशू शुरू हो जाएगा। बुनियादी सवाल ये है कि यूरोप भी तो हेविली रिलाई करता है फिलहाल US सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो क्या यूरोप आपको लगता है कि तैयार है कि जब चाइना अपना सॉफ्टवेयर निकालेगा OS से लेके दीगर चीज़ें, तो वो उस पर शिफ्ट हो जाएगा या वो नहीं होगा? और बुनियादी बात जो सवाल का आपने जवाब नहीं दिया था कि ये क्या गूगल, मेटा, ये सारे जो हैं वापस रीगेन कर पाएंगे अपनी लॉस्ट जो इनकी ओरिजिनल जिस वक्त मतलब आज से 6 महीने पहले स्टॉक मार्केट पे जहाँ ये खड़े थे, ये कभी वापस उस तक पहुँच सकेंगे? बहुत ही अगेन पहले मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ, यूरोप वाले पे बाद में जाते हैं। जो गूगल और देखें वो तो एक सेकेंडरी हो जाता है ना, वो मलिक साहब वाले क्वेश्चंस हैं कि मार्केट की क्या, वो शायद ओवर सैचुरेट हो गई थी, अब करेक्ट हो रही है, आई डोंट नो। ठीक है, तो मैं उस पर अपनी राय को महफूज रखूँगा। अगर आप सिंपली ये पूछें कि क्या ये डोमिनेंस इसमें वापस अपनी ला सकते हैं,
तो मेरा ज़ाती ख्याल है, अगेन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक है कि रिटेल में ओपन एआई के पास इस टाइम मेजॉरिटी मार्केट है एआई की। सो जैसे चैट जीपीटी का भी, उन्हें भी ये आइडिया होना शुरू हो गया हुआ है कि ये जो एआई है ये उसी तरह जिस तरह बिजली होती है, ये खुद प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोडक्ट को बेसिकली ड्राइव करने वाली एनर्जी है। सो प्रोडक्ट जिस तरह बिजली के ऊपर वॉशिंग मशीन एक प्रोडक्ट होती है, बिजली सिर्फ एक कमोडिटी है जिसने आना है, इसी तरह एआई भी फंडामेंटली वही। सो ओपन एआई यही कर रहा है, सर्च बनाना चाह रहा है, और रिसेंटली आया भी है कि उन्होंने पता नहीं 1 बिलियन सर्चेस सर्व किए और समथिंग। सो मतलब इस टाइम गूगल का सबसे बड़ा कंपेटिटर शायद आहिस्ता आहिस्ता चैट जीपीटी बनता जा रहा है। अब वो शॉपिंग लाना चाह रहे हैं, कैसे होगी कैसे नहीं होगी वो एक अलग बहस है कि उसमें यूज़र एक्सपीरियंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, बट वो ये करना चाहिए गूगल वगैरह के लिए भी। तो ये है रिटेल साइड, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड है, जो इंटरप्राइज साइड है, उसमें गूगल बहुत एक्टिवली आ रहा है, जिसमें मुझे अगेन ज़ाती तौर पे, क्योंकि मेरे काम का इससे बहुत डायरेक्टली ताल्लुक़ है, हम मेरी कंपनी में भी यही काम हम बिल्ड करने की कोशिश करें। तो गूगल ने बहुत ज़्यादा इसमें अब अपने आप को मैच्योर किया है रिसेंटली, मॉडल्स बहुत ज़बरदस्त रिलीज़ किए हैं, प्राइसिंग वो ऑलमोस्ट चाइना लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो ओपन एआई की बॉटम लाइन को हर्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ पे लोग ओपन एआई के ऊपर इंटरप्राइज या उन चीज़ों पर रिलाई करते हैं। तो चैट जीपीटी तो एक समझ लेना कमर्शियल प्रोडक्ट है, जो रिटेल प्रोडक्ट है उसको तो हिट करना एक सेपरेट है, जिस पे शायद गूगल इज़ नॉट इवन ट्राइंग, बट एंटरप्राइज पे अब गूगल इज़ बिकमिंग वेरी सीरियस। गूगल उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, हम उसकी भी बाद में डिटेल में जाएंगे कि वो क्या कर रहा है। जो मेटा है, मेटा आई फील लाइक दे हैव लॉस्ट द होल सिचुएशन। वो अपने आप को बहुत अच्छा पहले प्लेस कर रहे थे एज एन ओपन सोर्स, लामाज ओपन सोर्स थे इन अ वेरी वियर्ड वे, कि अगर आपके पता नहीं 7 लाख यूज़र्स तक हों तो शायद आप ओपन फ्री यूज़ कर लें, वरना उनसे तो वो ना बड़े, इट वॉजंट अ ट्रूली ओपन सोर्स थिंग, ये बड़ी ट्रिकी सी एक हरकत वो 2 नंबरी सी भी कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम बड़ी उनकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी कि वो एटलीस्ट जिनकी वजह से आम आवाम ने, रिसर्चर्स ने, एकेडेमिया ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए और जो नई आपके पास बहुत ज़्यादा पेपर्स आए वो एक्चुअली लामा के ऊपर बेस करके आए, क्योंकि ओपन एआई तो प्रोप्राइटरी है, चाहे गूगल का भी प्रोप्राइटरी था, बट गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने बहरहाल ओपन सोर्स मॉडल्स भी अपने रिलीज़ किए हुए। मेटा को वापस जाने के लिए ना कोई फंडामेंटल जंप की ज़रूरत है। मेटा अदरवाइज़ इन चीज़ों पे नहीं जा सकती। जैसे अगर आप गौर करेंगे तो मेटा अभी भी वीआर की स्पेस में अपने आप को लीड पे रखने की कोशिश कर रही है। वो आपको अभी भी मिलेंगे, इस साल में भी उनके कुछ प्रोडक्ट्स आएंगी, तो उनके और प्लान्स हैं। और जहाँ तक मुझे थोड़ा सा आइडिया, मैंने अभी तक पेपर पढ़ा नहीं है, मुझे अपने एक दोस्त से ही पता चला था कि मेटा जो है उसके स्पेशली जो हेड करते हैं यान ले कुन, फ्रेंच बंदे हैं बड़े पुराने, और ये फाउंडिंग फादर्स में आप समझ लें, फाउंडिंग फादर्स नहीं कहना चाहिए लेकिन रीसेंट जो मॉडर्न डीप लर्निंग के फाउंडिंग फादर्स में आप उन्हें कह लेना, तो उनमें से एक है। तो वो मेटा की ये एआई वाली सारी डिवीज़न को हेड करते हैं। तो वो अपना एक नए लार्ज कॉन्सेप्ट मॉडल्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन ये सुनी सुनाई है, मैंने पढ़ा नहीं अभी, बट उसका मकसद थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रांसफार्मर से अगले मॉडल्स बनाना। सो वो वाली जब जंप आएगी ना कि कोई सक्सेसफुल अगला मॉडल आ जाता है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि कौन पहले करता है और उससे क्या अचीव होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेटा का एक बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर जाना मुश्किल है। गूगल के पास स्पेस ये है कि गूगल मोस्ट लाइकली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरप्राइज के गिर्द कोशिश करेगा, जो यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट की स्पेस होती थी। बट माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली काफ़ी जो है ना कन्फ्यूजन में, मुझे ये लगता है, लूज़ किया है। लूज़ भी नहीं किया, दे ओन 49% ऑफ ओपन एआई, तो उस सेंस में दे आर फाइन। और उन्होंने अपने एजर के ऊपर ये पूरी सर्विसेज भी दी हुई हैं यही इंटरप्राइज के लिए एआई की, लेकिन उसमें अब आई थिंक दूसरे जो है ना वो इन अ सीरियस स्पेस, वहाँ पे दूसरी कंपनीज ये गूगल जैसी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, और मुझे लगता है बड़ी क्विकली ना चाइना की आएंगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि हाँ सॉरी, क्या दूसरा क्वेश्चन कौन सा आपके? जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि यूरोप क्या ये यूज़ करेगा ही नहीं करेगा। सो उस पर भी अगेन ये थोड़ा सा वो वाली जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक साइड पे चली जाती है, लेकिन यूरोप ने रिसेंटली एग्री किया है। जब ट्रंप ने ये स्टार्ट किया था, वो टैरिफ वाली चीज़ लगाई थी, तो चाइना के लिए बड़ी कमाल बात हुई, 2 बहुत कमाल बातें हुई थी। उनमें से एक तो ये था कि कोरिया और जापान के साथ, जो सबने सुना होगा कि पहली दफ़ा सदियों में तीनों मुल्क ने इकट्ठे बैठ के कहा कि हम अब मिल के कुछ इसके ख़िलाफ़ स्ट्रेटेजी अपनी बिल्ड करेंगे, हाउ टू डील विद दीज टैरिफ्स। तो चाइना के लिए तो वो कमाल बात थी ना कि जो उसके 2 मेन उस एरिया में उसके लिए प्रॉब्लम्स थी, वो उसी के साथ पेज पे आना शुरू हो गए। सो अगेन मोमेंटम है हर चीज़ का, बट
वो एक बहुत बड़ी चीज़ जो फ्रोज़न थी वो ख़त्म की। दूसरी यूरोप के साथ हुआ, अगर आपको शायद आइडिया, पता नहीं, हमने फॉलो किया ही नहीं, एक जहाँ से मुझे थोड़ा सा वो हुआ था कि अब मुझे नाम भूल गया, वेरी एंटी चाइना यूरोपियन थिंक टैंक है, उनके लोगों ने कहा कि वी नीड टू सिट विद चाइना। ऑफ ऑल अदर पीपल उन्होंने भी कह दिया जब टैरिफ लगे ना, तो दे एक्चुअली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लिफ्टिंग द बैन ऑन ईवीज इन यूरोप। तो ऑलरेडी वो हो रहा है, उसमें यूरोप की कुछ कंडीशंस हैं कि देखें जी अब हमारी लोकल मार्केट को अंडरकट नहीं करेंगे तो वो प्राइस शायद कोई फिगर आउट करेंगे, बट इट्स नॉट अ टैरिफ, इट्स अ डिस्कशन के उनकी मार्केट हर्ट ना हो बहुत ज़्यादा, बट चाइनीज़ ईवीज आ जाएंगे। तो चाइना के लिए तो ये आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि वो जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो काइंड ऑफ सेकेंडरी हो जाती हैं। ये मतलब चाइनीज़ को पता है कि चाइना के अंदर अगर सर्वर्स होस्टेड होंगे तो लोग उस पर एआई पे शायद यूरोपियंस या अमरीकी नहीं उसमें होंगे कि वो वहाँ डेटा अपना भेजें, जो कि वो एआई हम वैसे अमेरिका भी भेजते हैं फ्रैंकली, जिसमें अगेन वहाँ पे भी हमें नहीं पता कि वो कौन हमारा डेटा किस तरह यूज़ करता है, और वो एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए यूज़ भी कर रहे हैं। तो अगर ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अनइनक्रिप्टेड है, और वो फंडामेंटली गवर्नमेंट लेवल पे उसमें कुछ भी उसकी कंजम्पशन हो सकती है। सेम गोज़ फॉर चाइना कि अगर वहाँ पे मॉडल आप डीप सीक यूज़ कर रहे हैं उसकी नॉर्मल वेबसाइट से, तो आपका डेटा चाइना जा रहा है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि उन्होंने ना यही ऑप्शन डिफरेंट दुनिया में, यूरोप को यूरोपियन रीजन में अपनी मॉडल्स डिप्लॉय कर दें कि लें आपके जोग्राफी में आ गए और इनका कोई ताल्लुक नहीं हमारे पिछले से, आप हमें पैसे देते रहें सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के। बिल्कुल ठीक है। फील फ्री टू गो बैक टू यूरोप एंड अमेरिका एंड चाइना, अगर कोई आपको याद रहे कि चीज़ रह गई है, लेकिन अब बीच में आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। अच्छा, अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जो कि गलत हो सकती है, कि अगेन वैसे तो कुछ छोटा मोटा मॉडल घर पे चलाने के लिए तो आप बना सकते हैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, लेकिन आपको अगर एक बड़ा मॉडल बनाना है तो उसके लिए आपको बड़े ग्राफिक कार्ड्स की ज़रूरत है। वो मतलब जिस किस्म के 3060 या 4060 हम अपनी गेमिंग या एडिटिंग के लिए लगाते हैं, वो उसके लिए नहीं ना काफ़ी हैं। तो अमेरिका ने तो एक पाबंदी लगाई हुई थी कि जी हमने दूसरे मुल्कों को ऐसी चिप्स प्रोवाइड नहीं करनी अनटिल और अनलेस वो हमें डिप्लोमेटिकली रीच करें, हमारे साथ एक किसी अग्रीमेंट पे पहुंचे, तो फिर हम उनको इन रिटर्न वो सारा कुछ करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान ने तो अभी तक इस किस्म की कोई मीटिंग किसी मुल्क से की ही नहीं। दूसरा ये कि वैसे भी हम जो भी देख रहे हैं ग्लोबल शिफ्ट, पाकिस्तान इज़ फुली केपेबल कि उसमें जो भी हो जाए दुनिया में, पाकिस्तान उसमें से लूज़र निकल आए। लेकिन अब ये आपको एक थोड़ा सा लगता है कि अमेरिका से चिप्स मांगना मुश्किल था, चाइना से चिप्स मांगना मतलब इन वो पैसों के अगेंस्ट ही ऑफ कोर्स वो ज़रा आसान हो जाएगा, या चाइना भी जब फुली डेवलप कर लेगा और क्या कहते हैं एट पार विद अमेरिका या थोड़ा सा अहेड ऑफ अमेरिका आ जाएगा, तो उसके बाद वो भी ये सोचेगा कि यार सबको नहीं देनी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिका से चिप्स मांगने में एक बहुत बड़ी हर्डल चिप्स की अवेलेबिलिटी थी। सिंपली अमेरिका में लोग नहीं पाए कर सक रहे, तो आप कौन सी लिस्ट में आते हैं कि आप मांगेंगे तो अमेरिका अपने लोगों की और अपने कॉरपोरेशंस की छुड़वा के एनवीडिया को कहेगा पाकिस्तान को दे दो। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो थोड़ी सी एक बहुत ही ज़ाती और एनेक्डोटल है कि एक बड़े आपके माशाल्लाह सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनके साथ कहीं गपशप लग रही तो उन्होंने बड़े आराम से कहा, सानू तो हाले समझ नहीं आई कि AI हैगी कि तुसी दस दियो फिर असी सोचांगे। तो हमारे यहाँ तो अभी कोई आके समझा देगा बाहर से, कभी आके कि करना क्या है, क्यों चाहिए, उन्हें तो भी ये नहीं पता क्यों चाहिए। वो कहते की है, मैं थोड़ा जा माड़ा मोटा लिख दें दिए तो होर की करना है सीधा। तो वो वाली तो आप वो तो पाकिस्तान को तो शायद कोई देने भी आएगा ना, तो पाकिस्तान कहेगा कि इसकी आप हमें पैसे दे दो, मज दे दो। तो वो पाकिस्तान को निकाल दें, बाकी दुनिया जिनको पता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है या क्या नहीं। आई थिंक चाइना मास प्रोड्यूस करेगा। अगेन ये ना, ये इटसेल्फ मोट नहीं है जिसको अमेरिका ने ज़बरदस्ती मोट बनाने की कोशिश की थी। जब ये टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो ये आ गई है, आप भी यूज़ कर रहे हैं और ये किसी गांव में बैठा बच्चा भी यूज़ कर रहा है ऑलरेडी। तो ये जो मोट है ना, वो इससे ज़्यादा सीरियस टेक्नोलॉजीज़ बिल्ड करना है जो कि LLM से थोड़ा बाहर काम करती हैं। वो हैं जो प्रिसीजन में सर्वेलेंस कर सकती हैं, जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकती हैं।
बट ये उसकी गेटवे है कि अगर आपके पास ये ही नहीं है तो ये एक फंडामेंटल, जैसे कहते हैं ना, क्वालिटी अप कर रही है हर चीज़ की। इसकी वो बहुत वाले आपके शुरू वाले क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि जो ग्राफिक वाले को तो चलो मैं नहीं जानता, मैं प्रोग्रामिंग वाली साइड को जानता हूँ ना। तो ये हमने बात बहुत शुरू में भी की थी, वो तकरीबन हमारी बात कंसिस्टेंट ही है। हमने जो पहली दफ़ा में भी टेवा मारा था वो टेवा वही है। आकाश हम वीडियो चला सकते हैं कि जो हमने क्या था पहले, कि ये तो नहीं हुआ कि प्रोग्रामर रिप्लेस हो गए और बंद हो गई चीज़ें और AI कर रही है, बहुत बहुत बोंगियाँ मारती है यार, लेकिन एक फंडामेंटल प्रोडक्शन यूनिट चेंज हो गया। बिल्कुल डेफिनेटली किसी कंपनी में चले जाए, बंदे फायर ज़रूर हो रहे हैं। फायर इसलिए नहीं हो रहे कि रिप्लेस हो गए हैं, फायर इसलिए हो रहे हैं कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट कम हो गई है, बंदे चाहिए, बट अब बहुत सारा काम AI कर देती है। फिर उसको ठीक करना, समझ लें कि अभी रिसेंटली आई थिंक हार्वर्ड ने किया था, हार्वर्ड बिजनेस ने किया था, आई डोंट रिमेंबर कि किसने किया था, कि ऑन पेपर उन्होंने जो टेस्ट किया था कि 30% ऑलमोस्ट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी टेक्निकल स्टाफ की, GPT और ये बेसिकली LLM बेस्ड टूल्स प्रोग्रामिंग के यूज़ करने से। आई एम प्रिटी श्योर कि ये नंबर इसके आसपास, ये 30 to 40% के आसपास है। मैं जो चीज़ें पहले 2 जूनियर अपने साथ कॉलीग्स के साथ करवाता था कि मेरा काम है बताना कि भाई ये चाहिए मुझे सॉफ्टवेयर में, ये करो, पीछे ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करो, उसमें ऐसा करना, इसको इस चीज़ से मिला देना, इंटीग्रेट कर लेना, यहाँ पे ये लगा देना, फलां वाली सर्विस। जितना देर मैं उन्हें समझाता था और फिर वो 2 हफ्ते में मेरे पास बना के लाते थे, अब मैं उतनी देर टूल को समझाता हूँ और वो मुझे कुछ बना देता है। उसमें अगर गलती हो तो मेरा 1-2 दिन भी लग जाते हैं। तो ये नहीं है कि वो कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया उसने, वो मैं ना कर सकूँ तो मैं एक्चुअली किसी और प्रोग्रामर को, लेकिन अब मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे 2 प्रोग्रामर चाहिए अपनी ही वो चीज़ बिल्ड करने के लिए। तो वो जो फंडामेंटल चेंज है ना, वो आना शुरू हो गई भी ऑलरेडी। इस वजह से ये थोड़ा सा मैं वापस चला गया आज के पाकिस्तान वगैरह को समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग में नहीं है, फिर हर चीज़ में। आप जर्नलिज्म करते हैं, आप रिपोर्ट्स लिखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे लिखवाना शुरू कर दें, और अगेन उसकी क्वालिटी में और इंसान की क्वालिटी में अभी भी फ़र्क है, वो हमेशा एक रहेगा। उस बहस में नहीं जाते वो फिलोसफिकल बहस के क्या वो इंसान को टोटली, बट एक प्रोडक्टिविटी तो वो दे रहा है ना आपको, चाहे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें। अब सबसे बड़ा काम ये है, आप कुछ भी ना उससे लें, आप उसकी लैंग्वेज भी ना यूज़ करें, बट आप उसे कह दें कि यार ज़रा मुझे इस टॉपिक पे, अब हमने ये टॉपिक किया, आज हमने नहीं किया चैट GPT, हालांकि हमें करना चाहिए था कि हम उसके डीप रिसर्च को कहते कि हमने इस पे बात करनी है, मुझे सारे पॉइंट्स ढूंढ के, तो हमने अब कई पॉइंट्स मिस कर दिए इसमें, ठीक है, जो हमें बाद में कोई हमारी ऑडियंस में से कोई बताएगा या हमें याद आएंगे। उसने एक ही गो में लिस्ट कर देने थे सारे, गूगल करके, सर्च करके, और फिर उसने उसमें से कोई ना कोई पॉइंट्स भी निकाल देने थे जो हमने सोचे भी नहीं थे। तो स्टार्टिंग पॉइंट में तो उसने एक फंडामेंटल प्रोडक्टिविटी चेंज कर दी है ना आपके लिए। वरना 3 साइंसदान बैठ के 2 दिन लगा के पूरे नोट्स लें कि हमें क्या क्या चीज़ पे बात करनी चाहिए, आप उसे कहते हो 10 मिनट बाद आपको कहता है मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा, 3-4 मिनट लेता है वो एट मैक्स सब कुछ सर्च करके कोलेट करने में, तो वो आपको निकाल देता है। ये इससे पहले कि हम शो ख़त्म करें, वो असद निज़ामी साहब जो हैं वो उन्होंने ये टॉपिक रोक के रखा हुआ था, किसी दिन मुस्बत शो पे करेंगे, और वो ये इस पे बात करना चाहते थे कि मैंने एक ज़िंदगी गुजारी और जैसी भी, और मैं ये चाहता था कि जिस तरह मैं अपने वालिद से सवाल करता था वो मुझे बताते थे, तो मेरा बच्चा भी मेरे से सवाल करे और मैं उसको बताऊं। वो उसके जहन में जब भी कोई सवाल आता है वो मुझे कहता है मोबाइल दिखाना, और वो चैट GPT से पूछ लेता है, तो मेरा तो वो रोल ही माइनस हो गया है। बिल्कुल। ये बहुत जेन्युइन मसला है, बहुत जेन्युइन मसला है। और ये तो मेरा ख्याल है वो जो उस्तादी शागिर्दी भी जो है ना, इसकी नज़र होने वाली है। मसाइल हैं अभी जिस वजह से हम सारे किसी ना किसी हद तक बचे हुए हैं, बट सर बहुत जो कहते हैं ना, कम वध गया है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये आज हमने जो है ना, क्योंकि बहुत दिनों बाद किया है, तो हमने एक रीकैप और हमने एक ज़रा नॉन टेक्निकल सी एक गुफ्तगू की है सबके लिए। जाहिर है जो इस शो को सुनने वाले हैं वो ज़्यादातर बहुत बारीक IT के लोग हैं, तो इसको जो है हम इसमें जो टेक्निकल स्टफ़ है वो अगले एपिसोड में डालेंगे, और उसके लिए हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अगर शो पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर करें।